सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दें और जिस तरह से आज संस्कृत और संस्कृति जो है संरक्षण संघ आज यहाँ पर पंचायत भवन से जो एक रैली निकालने वाला है, रोष रैली, वो किस मुद्दे को लेकर जो है ये रोष रैली निकाली गई है, उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। जी मैम, धन्यवाद। आपने आज हमारी पीड़ा को समझते हुए हमारी बात सुननी चाहिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आचार्य मदन सांडी, आज हम अपने संस्कृत के अध्येता जो शास्त्री लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, आज हम उनकी पीड़ा को लेकर के सरकार के सामने आए हैं। हमने बहुत बार ये प्रयास किया। 11 तारीख को 11 अक्टूबर 2023 को सरकार एक अधिसूचना निकालती है, जिस अधिसूचना के द्वारा संस्कृत का ह्रास हो रहा है। और जब संस्कृत का ह्रास होगा तो संस्कृति का ह्रास होगा, जब संस्कृति का ह्रास होगा तो राष्ट्र का ह्रास होगा, उसमें राष्ट्र का भी नुकसान है। ये हम इनको सरकार को समझाते रहे, लेकिन संवाद करते रहे, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। शायद ये सरकारें सोचती हैं जिनके पास ज़्यादा जन सैलाब होता है, जिस तरफ ज़्यादा वोट होते हैं, हम उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम भी मैम इसी समाज का हिस्सा हैं। भले ही शास्त्री लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं वो लोग कम होंगे, लेकिन हम भी तो इसी भारत के निवासी हैं। अगर हम संख्या में कम हैं तो क्या हमारी तरफ नहीं सोचा जाएगा? हमने संवाद करने का हर प्रयास किया। हम वो शास्त्री हैं जो 5 वर्षों तक विशिष्ट रूप से संस्कृत का अध्ययन करते हैं, तब जाकर के संस्कृत पढ़ाने के योग्य होते हैं। और संस्कृत पढ़ाने के लिए, संस्कृत में गुणवत्ता लाने के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई संस्कृत पढ़ाए तो वो विशिष्ट रूप से संस्कृत पढ़े, संस्कृत को जाने, तब जाकर के पढ़ाए। ये ज़रूरी है और ये हो भी रहा था, चल भी रहा था। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए किसी को साइंस अगर पढ़ाना है तो उसको साइंस ही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसको विशिष्ट रूप से साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो साइंस पढ़ा सकते हैं, विज्ञान पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम लोगों ने विशिष्ट रूप से संस्कृत पढ़ी, लेकिन जब हमारा बैच वाइज लगने का नंबर आया, हमारे भाइयों का, बहनों का नंबर आया, तो आज इनको बाहर कर दिया गया ऐसे नियम लगा करके जो कि तर्क संगत भी नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है। आरएनपी रूल चेंज होते हैं, उसका एक प्रोसेस है। एनसीटीई की ये दुहाई दे रहे हैं। एनसीटीई जो है वो किसी भी राज्य को बाध्य नहीं करती है, क्योंकि एनसीटीई जो है वो पूरे भारत के लिए नियम बनाती है, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, पूरे भारत के लिए। तो दिल्ली की तुलना हिमाचल से नहीं की जा सकती। जो दिल्ली का वातावरण है, दिल्ली में जो सुविधाएं हैं, वो हिमाचल में नहीं हो सकती। और ये हर राज्य को एक ही राज्य से तुलना नहीं कर सकते। इसलिए एनसीटीई ने जो नियम बनाए हैं, जो गाइडलाइन दी है, उसके साथ ही उन्होंने एक और नियम दिया है कि कोई भी राज्य सरकार उसके लिए बाध्य नहीं है। और यहाँ पर होता क्या है, एनसीटीई आती है 2011 में, लेकिन 12 में ये इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें 2 नॉर्म्स उसके अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें स्नातक डिग्री जो है हर शिक्षक की 50% नंबरों के साथ होनी चाहिए और साथ में वो टेट क्वालिफाई होना चाहिए। 2 नॉर्म्स को ले लिया, बीएड को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हिमाचल सरकार के पास बीएड का कोई अभी तक प्रावधान ही नहीं था। शास्त्रियों को बीएड कराना इनके लिए बहुत मुश्किल था, तो इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ये आगे बढ़ते रहे, लेकिन 2023 में, अभी तक 2023 में एकदम से अधिसूचना निकालते हैं, उस समय जब बैकलॉग की भर्तियां चल रही हैं पुराने नियमों से। 2012 में नियम आरएनपी रूल चेंज किए गए, उन्हीं नियमों से, गाइडलाइन के, एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन जब ये नियम चल रहे थे तो उसी में एकदम से इन्होंने एक अधिसूचना निकाल करके, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, एकदम से। न जाने सरकार क्या चाहती है, ये किन लोगों को अंदर करना चाहती है, ये समझ नहीं रही है। हम समझा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ाने के योग्य वही होता है जो विशिष्ट रूप से संस्कृत पढ़ता है, जिसको विशेष ज्ञान संस्कृत का होता है, वही संस्कृत पढ़ा सकता है। लेकिन इन्होंने जो बीए में वैकल्पिक विषय किसी ने अपनी
इच्छा से शौक है संस्कृत पढ़ने का ले लिया, या एमए कोई विषय और था पढ़ाई का लेकिन बाद में एमए संस्कृत में कर लिया, चलो शौक के तौर पर। उन लोगों को भी शास्त्री का मतलब होता है जिसने शास्त्र पढ़े हों, विधिवत अध्ययन किया हो। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा थी, परंपरागत तरीके से शास्त्रों का अध्ययन होता था, लेकिन वो बंद हो गया दुर्भाग्यवश। आज किसी राज्य में अगर संस्कृत कॉलेज बचे हैं जहाँ पे परंपरागत तरीके से संस्कृत का अध्ययन हो रहा है, तो आज उसको भी बंद कराने के लिए इन्होंने कानून निकाल दिया। क्योंकि जब सहज एक तरीका ये निकाल रहे हैं कि आपको अगर आपने सामान्य तरीके से भी कहीं वैकल्पिक तरीके से भी अपने ये इच्छा से कि आपको लगा शौक है कि आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए तो अपने संस्कृत, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इनका ये फैसला है, जिसके कारण से क्या होगा कि एक आसान तरीका अध्यापक बनने के लिए मिल जाएगा, संस्कृत अध्यापक बनने के लिए। तो लोग शास्त्री नहीं करेंगे। शास्त्री कोई आसान नहीं है, शास्त्री का अध्ययन आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। 5 सालों में किस प्रकार से हमें वेदों को पढ़ना है, ज्योतिष को पढ़ना है, षडांग वेद अधीत होना है, शास्त्रों को जानना है, फिर जाकर के हमें संस्कृत पढ़ाना है, ये बहुत कठिन है। लेकिन एक आसान रास्ता ये खोल रहे हैं, उससे संस्कृत फिर कोई उस प्रकार से नहीं पढ़ेगा, परंपरागत तरीके से नहीं पढ़ेगा, और इससे संस्कृत का ह्रास होगा। जब संस्कृत का ह्रास होगा तो संस्कृति का ह्रास होगा। जब किसी देश की संस्कृति का ह्रास होता है तो वो देश भी नष्ट हो जाता है। ये राष्ट्र को नष्ट करने की एक इनकी पहल है, जिस बात पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बार बार इनको ध्यान में दिला रहे हैं, हमारी लड़ाई मात्र नौकरी के लिए नहीं है। नौकरी तो हमारा अधिकार है क्योंकि हमने शास्त्री की है, वो हम लेकर के रहेंगे। ये कोई भी नियम लगाएंगे हम खड़े होंगे और हम उसको चुनौती दे करके वो अपने अधिकारों को तो जरूर लेंगे। लेकिन ये जो आज हो रहा है ये गलत है। अब संस्कृत पढ़ाने के लिए अगर ऐसे लोगों को भी बीच में ले लिया जाएगा, सरल रास्ता खोल दिया जाएगा, तो इससे शास्त्री कोई करेगा नहीं और उससे संस्कृत कॉलेज बंद हो जाएंगे, गुरुकुल बंद हो गए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी सनातन संस्कृति के लिए। इससे सनातन संस्कृति आज खतरे में है। इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं पुनः। सरकार, क्योंकि ये चल रहा था प्रोसेस, सरकार को हमने ज्ञापन दिए, उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं, हम लोग न्यायालय पहुंच गए। हमने न्यायालय में चैलेंज किया तो अब वहाँ पर हमें स्टे दिया है माननीय न्यायालय ने। हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा और हमें हमारा अधिकार दिलाएगा, सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। लेकिन अब सरकार पुनः बार बार प्रयास कर रही है, उस स्टे को भी मान नहीं रही है, उसके ऊपर भी एप्लीकेशन डालना चाहती है कि जो हमने आनंद फानंद में कैसे भी करके ये कोई भी राजनीति लड़के हमने जो काउंसलिंग करवाई है, हम उन लोगों को जो इसके योग्य नहीं है फिर भी उन लोगों को हम संस्कृत अध्यापक लगाएंगे, इसलिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं। हम बार बार इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने और समझ जाए। अगर नहीं समझेगी तो फिर हमें उग्र से उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें कुछ करना पड़े, अपने प्राण भी गंवाने पड़े संस्कृति के लिए, तो हम प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हैं। आज यहाँ पर जो है ये जो आप रोष रैली निकाल रहे हैं, यहाँ पर कितने जो हैं आपके साथ जो है लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं? मैम, ये पूरे हिमाचल से हमारे साथ आज इकट्ठे हुए हैं। आज तो हम कम से कम मुझे लगता है 500 के आसपास यहाँ पर इकट्ठे हो ही गए होंगे, और भी आ सकते हैं। लेकिन अगर अभी तो हम अपनी बात रख रहे हैं, नॉर्मली बात रख रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मुझे लगता है कि कोई 5000 लोग जो हमारे संपर्क में हैं वो सभी एक साथ सड़कों पे उतरेंगे और जैसे भी सरकार को मनाना पड़ेगा हम मनाएंगे और झुकाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे सनातन संस्कृति की लड़ाई है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको कोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कोई ना कोई जो है इधर उधर से करके अपना रही है, हथकंडे अपना रही है और उस पर काम कर रही है। तो अगर इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है या कुछ बदलाव नहीं लाया जाता है जो आप चाहते हैं, तो फिर आगामी आपका क्या कदम रहेगा? आगामी हमारा मैम 6 मार्च को हमारी हियरिंग है माननीय न्यायालय में। तो जैसे ही वहाँ से कुछ निर्णय निकल के आता है फिर हमारी अगली रणनीति उसी के आधार पर आगे बनेगी। लेकिन अगर हमें ये सरकार हमारे साथ इसी तरह सौतेला व्यवहार करती रही और सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए अगर ऐसे ही काम करती रही, हम चाहते हैं कि सरकार के जो लोग हैं वो हमसे बात करें,
हमें बुलाएं, हम उनसे बात करें, हम अपनी पीड़ा रखें उनके सामने और वो हमें समझा दें। अगर हम गलत हैं तो वो हमें समझाएं कि हम गलत हैं, वो हमारी बात तो सुने। सरकार ने आज तक हमारी बात सुनी ही नहीं है। जब भी हम जाते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना करके सरकार इधर उधर हो जाती है, मात्र हमारा ज्ञापन पकड़ती है, उसका कोई उत्तर नहीं देती है और हमें दरकिनार किया जा रहा है। और हम ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे। अभी 2024 चल रहा है, इलेक्शन आ गए हैं। अगर ये सरकार इसी तरह चलती रही तो इनको इनकी औकात भी दिखाने से हम बाज नहीं आएंगे। इनको निकलने नहीं देंगे हम। कैसे ये वोट मांगते हैं, किस नाम पे इन्होंने वोट मांगे हैं? हम वोटर हैं, हम पब्लिक हैं और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र वो तंत्र है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता है। जिस तरह से आपने कहा कि आप वोटर हैं और वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, 2024 में अब जो है इलेक्शंस आने वाले हैं, अब आपको लगता जो है जो ये रोष रैली निकाल रहे हैं, क्या इसका प्रभाव इलेक्शंस में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैम। अगर ये नहीं मानते हैं, सरकार अगर अपने अड़ियल रवैये से पीछे नहीं हटती है तो इनको फिर हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और जहां भी दिखेंगे हम इनको काले झंडे दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ संस्कृति संघ की महिला भी हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मंजू सेन है। मैं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर की छात्रा हूँ। 2006-07 का मेरा बैच रहा है और जब हमने शास्त्री की थी ना हमारे लिए बीएड थी, ना टेट था, ना कोई अन्य कोई भी इस तरह का रूल नहीं था। उसके बाद हमारे ऊपर रूल लगते गए। कोई हमें ये बताया कि हमारे लिए कोई प्रावधान सोचा सरकार ने? जो जब ये रूल लगाए गए 11-12 या जब उसके बाद जब रूल लगाए तो पुराने वालों के बारे में क्या सोचा सरकार? बस यही कि नेक्स्ट नए वालों के लिए आप नए रूल डालते जाओ और पुराने वालों को बरकरार करते रहे। ये गलत है, ये किसी रूप में भी न्याय संगत नहीं है। सरकार को हमारे बारे में भी सोचना होगा। और हम 5, 10 या 500 नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह, भाई बहन हैं, महिलाएँ हैं जो अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ क्या जहाँ पहुँच के बुलाएंगे हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग की लड़ाई है। हमने शास्त्री की है, 5 साल ऐसे नहीं लगाए हैं जैसे BA MA वाले संस्कृत पढ़ के लगाते हैं और MA कर ली 2 साल की होती है। शास्त्री एक अपने आप में एक डिग्री है, ऑलरेडी एक डिग्री है। इसको दरकिनार करना किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है। सरकार को खुद सोचना चाहिए। हमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक शास्त्री है और ये माफ़ कीजिएगा इस बारे में, पर सरकार हर जगह संस्कृति का डंके चोट पर करती है कि हमें संस्कृति बचानी है और शास्त्री को दरकिनार कर रही है। तो दोनों ही मैच नहीं करती है। उनको सोचना चाहिए और इसके रूप में हमारे बारे में एक प्रॉपर चैनल और प्रॉपर फैसला लेना चाहिए। हमें ये दरकिनार नहीं कर सकते हैं, ये इन्हें भी पता है। अगर करेंगे तो फिर जो होगा इसके जिम्मेवार सरकार खुद। इस विषय से थोड़ा अलग से एक सवाल मैं आपसे कहूँगी कि जिस तरह से अभी चुनाव भी उस पर ये किस तरह का असर छोड़ेगा? दूसरा सवाल इसमें ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संस्कृत पर कोई जो है ध्यान नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही, लेकिन अब तो स्कूलों में छोटी कक्षा से ही संस्कृत शुरुआत हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि वो उसमें ध्यान दे रही है? मैं बोल रही हूँ, मैंने भी सुने हैं भाषण, हमने सबके सुने हैं। संस्कृति बचाओ, है ना, संस्कृति बचाओ और शास्त्रियों को दरकिनार करो। ये कहाँ न्याय संगत है? एक तरफ आप संस्कृत बचाने की बात करें और शास्त्रियों को दरकिनार कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको आप शास्त्री की पोस्ट पे बिठा रहे हैं, ये न्याय संगत है? जिसने 5 साल लगाए उसका क्या? दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि जैसे चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, तो हम हार थक के क्या कर सकते हैं? जो हमारे हक में होगा, जो हमारे हाथ में होगा, वो हम करेंगे। आप क्या चाहते हैं सरकार से कि क्या अभी तक जो है वो आपको सिर्फ आश्वासन देती रही है? गुरुजनों से यही सीखा हुआ है कि शांतिपूर्ण वार्ता जब तक हो जाए उसको करो और अपनी शास्त्री की पोस्ट को बचाओ, क्योंकि ये हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया और हम उसी पे चल रहे हैं फिलहाल। और आगे को अगर ये नहीं सुनेंगे तो वो हमें सिखाने के लिए बैठे हैं कि इसके बाद ऐसे क्या करें।